का पोर्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। पहला क्वेश्चन फिजिक्स का 1, 2, 3 में आपको प्रोसेस गिवन है और आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। फिजिक्स डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। देखो, बिफोर द प्रोसेस आपको सिस्टम दिखाया गया है और एक्सपेंडेड फॉर्म में है, पिस्टन एट द टॉप ऑफ सिलेंडर है। जबकि कहा गया कि इस सिस्टम का प्रेशर P है, इंटरनल एनर्जी U है, टेम्परेचर T है और एंट्रोपी S है और वॉल्यूम V है। फिर इस सिस्टम के साथ हमने एक प्रोसेस किया और इस प्रोसेस के बाद जनाब आला सिस्टम ऐसे बन गया कि पिस्टन यहां आ गया। ये जो ऊपर हैंडल है ये ऊपर इन्होंने ड्रा किया लेकिन नहीं है, ये नीचे आ चुका है। पिस्टन का सर्कुलेशन इधर आ चुका है और यहां कहा कि प्रेशर में चेंज आ चुका है, वॉल्यूम में भी चेंज आ चुका है, टेम्परेचर T है, इंटरनल एनर्जी U है और एंट्रोपी में भी चेंज आ चुका है। तो आप बताएं ये प्रोसेस कौन सा है? सबसे पहली बात तो ये है कि वॉल्यूम में आपको डिक्रीज नजर आ रहा है, तो ये जो प्रोसेस है ये कंट्रैक्शन है। क्या है? द डिक्रीज इन वॉल्यूम इंप्लाइज के प्रोसेस इज कंट्रैक्शन। एंड अब कंट्रैक्शन में कौन सा है? या एडियाबेटिक है या आइसोथर्मल है। इसके अलावा कंट्रैक्शन तो नहीं होता, या एडियाबेटिक कंट्रैक्शन या आइसोथर्मल कंट्रैक्शन। तो आप चेक करें एडियाबेटिक कंट्रैक्शन है या आइसोथर्मल। साफ पता चलता है कि यहाँ टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज, so the change in temperature is zero, therefore it is isothermal contraction. The best option of the question is option C. 124 आपके लिए डिस्कस करूंगा। 1000 जॉल ऑफ हीट एक सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया फॉर 100 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। अगर उस सिस्टम का आपसे कहा गया है कि सिस्टम का मास 10 किलोग्राम है, उसने जो हीट एब्जॉर्ब किया है वो 1000 जॉल्स है, जो चेंज इन टेम्परेचर आया है वो 100 केल्विन है। बताओ कि हीट कैपेसिटी क्या होगी? तो आई थिंक आप जानते हैं इट इज डेल्टा Q बाय डेल्टा T। ये M जो है ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफ्यूजन दिया है और आपको क्या से पता चलता है? यह वो हीट कैपेसिटी था। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता तो वो पर केजी होता है, उसमें नीचे मास लिखना पड़ता है, लेकिन हीट कैपेसिटी में पर केजी नहीं, ये गिवन क्वांटिटी के लिए होता है, ये पर केजी नहीं होता। तो इट मींस कि इट इज 1000 डिवाइड बाय डेल्टा T 100 एंड द आंसर इज 10 जॉल पर केल्विन। दूसरा सबूत इसके यूनिट्स है, सारे यूनिट्स किस चीज में गिवन है? ऑल यूनिट्स आर गिवन इन जॉल पर केल्विन। सो मास जो है ये ज्यादातर बच्चे स्पेसिफिक हीट की तरफ जाएंगे और 1 आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन योमेंट गोरा यौकस खबर है कोई अवल अक्षत की शाबत आया था सवा योमेंट। हाँ तो ना है ना, तो स्पेसिफिक हीट इज समथिंग एल्स और हीट कैपेसिटी समथिंग एल्स। तो करता है ना, किसने कहा नहीं करता? तो मास फार्मूले में नहीं है इसलिए तो डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है? अब आप चाहते हो कि मैं डिस्कशन करूं, दोनों को डिस्कस करूं? आपके पीछे जो बंदा बैठा है इसके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं, वो हंस भी रहा है आपके क्वेश्चन पे, लेकिन ये डिस्कशन जो है हमारे स्टूडेंट्स, डिस्कशन ठीक नहीं होता। मैं अगर हर टॉपिक के अंदर झांकूंगा और डिस्कस करूंगा तो फिर तो ये टेस्ट नहीं पूरी क्लास रह जाएगी, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। मैं सिर्फ रीजन तक बाउंड हूं बेटा। आपको मैं बता दूं कि आपके जहन में यह है कि हीट कैपेसिटी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, इसीलिए करता है कि इक्वेशन में मास नहीं है। अगर इक्वेशन में मास आ जाए ना, अगर मैं कहूं कि हीट कैपेसिटी है और डेल्टा Q डिवाइड बाय M डेल्टा T, बात बहुत बारीक है, अगर समझने वाले हो तो समझ जाओगे। एक बार बोलता हूं इसके, हम इक्वेशन में नीचे मास है तो इट मीन कि ये चीज मास पे डिपेंड नहीं करती। दागे वजह सदा, क्योंकि अगर यहां पर 2 kg हो, मास 2 kg हो, तो वो ऊपर 100 जॉल ले लेगा, तो 100 by 2 will give you 50 and it is for 1 kg, it is for। अगर आप मास 4 कर दो तो 4 kg फिर 100 नहीं लेगा, फिर ये 200 लेगा और अगेन द आंसर विल बी 50 फॉर 1 kg। तो जब फार्मूले में नीचे मास हो ना, तो आंसर जो है फिर वो मास पे डिपेंड नहीं करता, वो पर केजी बन जाता है। समझ आई है? और जब नीचे मास ना हो
तभी तो ये आंसर मास पे डिपेंड करता है। पदी हॉल के तासो उबवा चवई और हीट वर्क कवई बॉयल कवई है, आप पानी को बॉयल करो, लेकिन आप इक्वेशन में नीचे मास रख दो, तो आप 100 केजी को बॉयल करो, 1000 केजी को बॉयल करो, 10,000 केजी को बॉयल करो, लेकिन आप इक्वेशन में नीचे मास लिखोगे तो आपका आंसर ऑफ हीट फॉर 1 केजी आएगा और वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। कभी हाल कितना 100 किलोग्राम उब बॉयल की और का 2000 किलोग्राम उबदे बॉयल की, लेकिन फार्मूले में नीचे मास हो तो आंसर पर केजी तक ही फिक्स रहेगा, लेकिन फार्मूले में नीचे मास ना हो तो 100 केजी के लिए आंसर अलग आएगा, 200 केजी के लिए अलग आएगा, 1000। अब समझ आ गई है? तो जो फार्मूले में है उस पे डिपेंड नहीं करता और जो फार्मूले में नहीं है ये उसी पे डिपेंड करता है। मैं उम्मीद करता हूं अब ये लफ्ज आपको ठीक लगे। एनी अदर वन? शाबाश। जी जी जी, मैं ए और बी देख लेता हूं। ए और बी एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। ये कैसे ए और बी सेम? अच्छा ये है, सॉरी, 10 जॉल पर केजी और 10 जॉल पर, ये 10 नहीं है जनाब, ये 1 है, बी 1 है, मुझे पता है बी इधर इधर मिस प्रिंट है लेकिन इस रियल में 1 है। अब आई डोंट नो क्यों ऐसा है, लेकिन ये 1 है जनाब। मेरा क्वेश्चन है, मुझे पता है कि ऑप्शन ए 10 जॉल पर केजी और ऑप्शन बी 1 जॉल पर केजी। ये 1 मैंने क्यों शामिल किया? क्योंकि कुछ बच्चे इसमें एम ले लेंगे, अगर एम ले लेंगे तो इधर 1000 डिवाइड बाय मास कितना है 10 और ये कितना है 100, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो 1 मैंने जानबूझ के शामिल किया है, 1 होना ही चाहिए, लेकिन आपका ऑप्शन ए ठीक है। डोंट नो कि 1 क्यों आया, 10 क्यों आया, बट मैंने आपको आंसर बताना था, बता दिया। आगे बढ़ते हैं प्लीज। 125 10 क्वेश्चन को अगर स्पेसिफिक हीट होता तो मास पे डिवाइड करते, आंसर 1 होता और यूनिट होता जॉल पर केजी पर केल्विन। और अगर हीट कैपेसिटी है तो ये मास पे प्रैक्टिकली डिपेंड करता है, फार्मूले में मास नहीं होता। समझ आ गई है ना? दैट्स द मेन पॉइंट। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 125 प्लीज। फॉर अ सिस्टम इन थर्मोडायनामिक्स ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन। देखो माय डियर स्टूडेंट, जब आप कहते हो कि एडियाबेटिक है और साथ में फरमाते हो कि क्या है, एक्सपेंशन है, रिजल्ट तो जरा और से देखें। जब एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन से क्या पैदा होता है? क्या पैदा होता है? एक्सपेंशन काजेस कूलिंग, और कूलिंग से टेम्परेचर क्या हो जाता है, और टेम्परेचर के साथ इंटरनल एनर्जी क्या होती है, लिहाजा इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और एडियाबेटिक का मतलब होता है नो हीट गेन आर लॉस, तो हीट गेन और लॉस नहीं होगा, और एक्सपेंशन मीन इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीज। द करेक्ट ऑप्शन क्या है? शाबाश, ऑप्शन सी ठीक है। 126 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बोथ बी एंड सी है, बोथ बी एंड सी है, सी में डी है। 126 देखो, एक्सपेंशन का वर्क होता है वर्क बाय सिस्टम, अगर कंट्रैक्शन होता तो वर्क ऑन सिस्टम, जहां एक्सपेंशन हो तो वर्क बाय सिस्टम, जहां कंट्रैक्शन हो तो वर्क ऑन सिस्टम, लिहाजा बोथ आर करेक्ट, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ठीक है। पति के कम ऑप्शन देखा ना, डी है। 126 प्लीज। द साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी, अब इसमें मामूली सी गलती आई है, लेकिन क्या कर सकता हूं, ओरिजिनल क्वेश्चन F1 इज नॉट इक्वल टू F2, अब इसको ठीक कर दें, इसको एनी हाउ फिर भी ऑप्शन बनता है, कोई बात नहीं, आप यू हैव ऑलवेज चूज द बेस्ट ऑप्शन, आप हमेशा बेस्ट ऑप्शन चूज करोगे, और बेस्ट ऑप्शन या ज्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन का हक बनता है कि आप उसे चूज करो। एनी हाउ ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसा था जो मैं कह रहा हूं, ओरिजिनल क्वेश्चन था कि फर्ज करो एयर में दो वेव्स मूव कर रहे हैं, आवाज के दो वेव्स एयर में मूव कर रहे हैं, और एक वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी F1 है और दूसरे वेव की फ्रीक्वेंसी F2 है, और क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ये इक्वल के ऊपर लाइन था, नहीं आया कंपोजिंग में, मैं क्या कर सकता हूं, नहीं आया, लेकिन आंसर फिर भी आप बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। बट रियल क्वेश्चन आपके नाम कर दूं कि F1 और F2 बराबर नहीं है, याद रखना, जब तक वेव्स का मीडियम सेम रहेगा, जब तक वेव का मीडियम सेम रहेगा तब तक उनका स्पीड, इस हाल में मुझसे लेकर लास्ट स्टूडेंट तक सब अगर चीखो पुकार करें तो हम सब के आवाजों का स्पीड सेम रहेगा, क्योंकि हम सब की आवाज के लिए मीडियम क्या है, मीडियम सेम है, तो हम सब के आवाज का स्पीड सेम रहेगा। लेकिन हम में से किसी भी दो की फ्रीक्वेंसियां सेम नहीं है, तो किसी भी दो के वेवलेंथ भी सेम नहीं होंगे। तो याद रखना, जब तक मीडियम सेम तब तक स्पीड सेम होना लाजमी है, एंड इट इज द बेस्ट ऑप्शन।
कि आप ऑप्शन में चूज करोगे V1 इज इक्वल टू V2, चाहे फ्रीक्वेंसी या सेम हो या ना हो। अब आते हैं दूसरी तरफ, जब आप फार्मूला अप्लाई करते हो कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जानते हो ना, आप जानते हो कि स्पीड इस क्वेश्चन में क्या हो गया, क्योंकि मीडियम सेम है। द खबर कंफर्म हुआ। आगे बढ़े, याद रखना जनाब, अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट तो वेवलेंथ भी डिफरेंट, और अगर फ्रीक्वेंसी सेम तो वेवलेंथ भी सेम। बदक कयो खबर आता थी पर सेम मीडियम के, जब मीडियम सेम हो तो जिन वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी उनका वेवलेंथ भी सेम होगा, और जिन वेव्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी उनका वेवलेंथ भी डिफरेंट होगा। लेकिन जब तक मीडियम सेम है तो स्पीड सेम है। अब एक छोटे से स्लेश से इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्विटी आई है। पहली बात कि करेक्ट ऑप्शन तो यही है, इट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि मीडियम सेम है लिहाजा इट इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी ही बेस्ट है। लेकिन सच बात यह है कि मोस्ट एक्यूरेट क्वेश्चन करना हो तो आप F1 इज इक्वल टू F2 के ऊपर क्या लगा दें, स्लैश लगा दे कि F1 और F2 बराबर नहीं है। तो जब F1 और F2 बराबर नहीं है तो यहां फ्रीक्वेंसी क्या है, और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो वेवलेंथ भी क्या होना चाहिए, लिहाजा लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत, क्योंकि फ्रीक्वेंसियां बराबर नहीं है तो वेवलेंथ भी बराबर नहीं है। ये ऑप्शन ए का मसला हो गया। अब ऑप्शन बी की बात की V1 और V2 बराबर नहीं है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक मीडियम सेम है स्पीड तो बराबर होगा। अब ऑप्शन सी पे आते हैं, ऑप्शन सी क्यों गलत है, बेस्ट क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ ये स्लैश अगर कंपोजिंग में मिसिंग ना होता तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन अगर बंदा समझता है वे उसको। तो आप समझें कि सर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो वेवलेंथ सेम नहीं, ए गलत, और स्पीड सेम है इसलिए बी गलत, और सी क्यों गलत है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कौन सा रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वेवलेंथ। क्या आपको ये इंफॉर्मेशन मिला है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी, तो तासवो जी सर जब हम ये नहीं जानते कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कौन सी फ्रीक्वेंसी कम है तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये वेवलेंथ ज्यादा है और ये वेवलेंथ, तो लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2 गलत, लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2 गलत। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि दोनों वेवलेंथ में फर्क है, लेकिन ये नहीं जानते कि कौन सा वेवलेंथ ज्यादा है कौन सा वेवलेंथ। अगर मैं कहूं F1 ज्यादा है तो आप कहो लैम्डा 1 कम है, अगर मैं कहूं F1 कम है तो आप कहना लैम्डा 1 ज्यादा है, इनवर्स रिलेशन है। अब फिर से एक क्वेश्चन सुन ले, दो वेव्स हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ है, लेकिन ये पता नहीं है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और एक ही मीडियम में जा रहे हैं। जब मैंने कहा एक मीडियम में जा रहे हैं सब ने सेलेक्ट किया V1 इज इक्वल टू V2, ये तो कंफर्म हो गया। फिर आप कहे V1 इज नॉट इक्वल टू V2 गलत, क्योंकि दोनों बराबर तो दोनों अनइक्वल गलत, बी गलत डी ठीक, दाद वाला रीजन था सो वक्त। अब जब मैंने कहा फ्रीक्वेंसी डिफरेंट तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ भी, तो ए ऑप्शन ए गलत। अब ऑप्शन सी क्यों गलत है, तस्वो सर जब तक ये नहीं बता रहे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि कौन सा वेवलेंथ ज्यादा है, दोनों का इनवर्स रिलेशन है, तो इट मीन ऑप्शन सी भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन, शाबाश, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, V1 इज इक्वल टू V2। लेकिन क्वेश्चन को ठीक कीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आई डोंट नो वजह क्या है, 3 बार ये पेपर में रिव्यू कर चुका और आई डोंट नो ये स्लेश क्यों रह गया। एनी हाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन दे, 127 पे बात करूंगा और इसका रीजन सुनिएगा। 127 सवाई सोर्स मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी लिसनर, स्टेशनरी लिसनर की तरफ सोर्स मूव कर रहा है और कहा गया है इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड द रियल फ्रीक्वेंसी इज 1000 हर्ट्ज, व्हाट विल बी द एपरेंट फ्रीक्वेंसी, 2000 होगी ना, ठीक है। करेक्ट आंसर है हमारे स्टूडेंट नान, तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, नान कैसे नान, सो याद रखना जनाब, व्हेन सोर्स मूव, जब सोर्स मूव करता है, प्लीज जब भी सोर्स मूव करता है तो याद रखना एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज V डिवाइड बाय V, ऊपर सिर्फ V होगा और सोर्स मूव कर रहा है तो माइनस और इधर सोर्स का स्पीड और रियल फ्रीक्वेंसी। इट इज द इक्वेशन व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स लिसनर, समझ गए हो, वैल्यू पुट करेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश और V की जगह V की जगह V, और सोर्स इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ साउंड, लिहाजा स्पीड ऑफ साउंड V है तो ये भी V, और V माइनस V इज 0,
एंड एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इंफिनिटी। मेरी बात समझ गए हैं? और ये इंफिनिटी नहीं है डियर स्टूडेंट, इट इज अनडिफाइंड, इट इज एक्चुअली अनडिफाइंड। एंड डू यू नो व्हाट इज मीन बाय अनडिफाइंड? अनडिफाइंड मीन यू कैन नॉट अप्लाई डॉपलर इफेक्ट। यहां डॉपलर इफेक्ट काम ही नहीं करता, उसके रेंज से क्वेश्चन निकल गया। तो शाबाश, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट? समझने वाले मुझे जवाब देंगे। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट तब तक काम करता है जब तक सोर्स का स्पीड साउंड के स्पीड से कम हो। जैसे ही सोर्स का स्पीड साउंड के स्पीड तक पहुंच जाए, डॉपलर इफेक्ट जो है वो डिटेक्ट क्यों नहीं होगा? मुनीब, तुमसे कह रहा हूं, शाबाश, क्यों नहीं होगा? मैं सोर्स और मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही है और ये सोर्स भी तुम्हारी तरफ आए, तो अगर आवाज और सोर्स एक ही स्पीड से हो तो आपके कानों में मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी, बल्कि आपकी बॉडी से मेरी बॉडी एक जबरदस्त इनइलास्टिक कोलिजन करेगी। मेरी बात समझ गए हो ना? क्योंकि जितने रफ्तार से मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी, उतनी रफ्तार से सोर्स भी आप तक पहुंचकर आपका मलियामेट कर देगा। मेरी बात समझ गए हो? तो जन आप क्या करोगे? डॉपलर इफेक्ट यहां काम नहीं करता। समझ आई है? कहां नहीं करता? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट? लिमिटेशन इज दैट द स्पीड ऑफ सोर्स मस्ट बी लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड। वेरी गुड, आप समझ गए। इसमें करेक्ट आंसर है नन ऑफ दिस। 128 पे बात करूंगा। 128 सवाई, टू आर्गन पाइप्स ए और बी। ए है, ऐसे लिखते हैं, और ओपन आर्गन पाइप है, और इसके साथ जनाब आला ये बी है और क्लोज्ड आर्गन पाइप है। एक आर्गन पाइप ए है, एक बी है, एक ओपन है, एक क्लोज्ड है। वीबा सवाई, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम है। अगर इस क्लोज्ड की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, 10 है या 20 है? 10, ओके 10 है, 10 हर्ट्ज है। अगर इस क्लोज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो इस ओपन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? याद रखना, सेम लेंथ पर ओपन की फ्रीक्वेंसी क्लोज के डबल होती है। समझ आ गई है? लेकिन शर्त क्या है कि जब तक लेंथ क्या होगा? लेंथ सेम ना हो तो ये रिलेशन काम नहीं करता। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन इज ऑलवेज डबल द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज। तो ये 10 है, लिहाजा वो कितनी बन जाएगी? 20 हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर है, और करेक्ट ऑप्शन हमारे स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है। 129 पे बात करेंगे। जी, सिंपल लिमिटेशन है, यानी डॉपलर इफेक्ट कब काम नहीं करेगा? तब काम नहीं करेगा जब सोर्स का स्पीड ऑफ साउंड के बराबर हो जाए। सो द लिमिटेशन इज, if you want to get correct analysis of Doppler effect, you have to keep the speed of source less than the speed of sound. आवाज से सोर्स का स्पीड कम रखोगे जब जी अवे भी जा रहा हो, लेकिन यू विल नॉट लिसन द साउंड। आप तक आवाज पहुंचेगी ही कभी नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं और आपसे अवे जा रहा हूं उसी आवाज से। तो जितनी रफ्तार से आवाज आपकी तरफ आ रही है, उतनी रफ्तार से मैं उसको इस तरफ लेके जा रहा हूं, तो द नेट गेप विल रिमेन सेम। आवाज आप तक पहुंचेगी ही नहीं। समझ आई है? इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे आप 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे हो और नीचे जो है फर्श जो है वो स्लाइड कर रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड से फर्श स्लाइड कर रहा है और 10 मीटर पर सेकेंड से आप आके दौड़ रहे हो, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? वो सामने एसी तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। मेरी बात समझ गए हो ना? इधर ही गर्म माहौल में रहोगे। एनी हाँ जी, तासो डिस्कशन करो, दा डिस्कशन खबर ना दा तासो गलत कार कोई तासो आगाज एम के कम जे के हुई कल द टीचरानो पर क्लासनो की दा साबिकुना खवल, तो उधर क्या कर रहे थे? अब ये इधर एमसीक्यू में मैं रीजन बयान करूं का? मैं टॉपिक के लिमिटेशन और उसके अंदर जाऊं? मैं सिंपल बात कर रहा हूं। भाई मैंने कहा, रिक्वेस्ट की आपसे कि रीजन बता सकता हूं, रीजन के अंदर एक्सप्लेनेशन, और रीजन में कैसे डिस्कस कर सकता हूं कि सर अगर ये इस तरह हुआ, ये तो एक क्लास हो जाएगी। जब मेरे स्टूडेंट मेरे सामने बैठते हैं, दे आर अलाउड, फिर ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये टेस्ट डिस्कशन है। एनी हाउ मैं आपको आंसर दे रहा हूं कि सर इक्वेशन से नहीं आता। इधर देखिए प्लीज, बकौल इनके के सर इक्वेशन से नहीं आ रहा। चेक करें, V इज इक्वल टू आई आर जानते हो? V इज इक्वल टू आई आर जानते हो? समझा रहा हूं ना, अल्टरनेटिव्स को समझाओ। ये कह रहे हैं कि सर इक्वेशन से तो नहीं आ रहा आंसर, और आप प्रैक्टिकली बता रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होता, तो इक्वेशन से कैसे आएगा? इक्वेशन से जो आएगा वो गलत होगा प्रैक्टिकली, वो प्रैक्टिकल से मैच नहीं करेगा। इक्वेशन से आंसर आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप उस जगह पर डॉपलर इफेक्ट अप्लाई कर रहे हो जहां वो अप्लाई नहीं होता।
इसके लिए शर्त है कि टेम्परेचर मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा जनाब, अब अगर मैं कहूं कि यहां है जर्मेनियम, क्या है? जर्मेनियम, और अब इसके साथ आप वोल्टेज लगा दो, शाबाश। ये कह रहा है कि जब करंट को, वोल्टेज को डबल करोगे तो करंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या आपको ये इधर मिलेगा? आप एमीटर लगा देना और वोल्टेज को डबल कर लेना, एंड यू विल फाइंड कि आपको करंट जो है वो डबल नहीं मिलेगा। वोल्टेज डबल करो, नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं कि इक्वेशन से नहीं आ रहा, जो इक्वेशन से आ रहा है वो ले लूं? कहे नहीं सर, जर्मेनियम पर ओ हमला अप्लाई नहीं होता, तो कम से क्यों चीज न अप्लाई की गया बेल सीधा अल्तबाग इक्वेशन मुंगला गलत आंसर ने अप्लाई के दो, मतलब दादे चेदा इक्वेशन ना कम आंसर राजी अगर प्रैक्टिकली मैच की ना, समझ आई है? तो इक्वेशन से आंसर आना अप्लाई करने का लिमिटेशन नहीं है, इक्वेशन के आंसर का प्रैक्टिकल आंसर से मैच होना अप्लाई का कंडीशन। अब समझ आ गई है? ये बात है। आगे बढ़ सकते हैं। मैं रीजन बात करूंगा जनाब, आप प्लीज रीजन तक महदूद रहे प्लीज। 129 द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज 10 सेकेंड। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, टाइम पीरियड 10 सेकेंड है। होगा अगर डिस्प्लेसमेंट 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर यानी 1/2 मीटर है। अगर डिस्प्लेसमेंट इतना है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? दुनिया जानती है एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, जानते हो ना? तो एक्सेलरेशन होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड होल स्क्वायर इंटू एक्स। वैल्यू आप खुद पुट करें, 4 पाई स्क्वायर टाइम पीरियड स्क्वायर और 1/2। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2। इससे आंसर क्या आता है? जहां तक मुझे याद है, ऑप्शन याद है, सबर करो मैं देखता हूं मुझे। 129 का, हाँ ठीक है, पाई स्क्वायर बाय 50 आता है ना? यही इसका करेक्ट आंसर है, और करेक्ट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट? बी है। 130 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 130 होगा। और 130 क्या फरमाता है? द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 5/2R। व्हाट इज द थर्मल कांस्टेंट? पूरे गई पे सॉल्व कर सकते हो। CV इज इक्वल टू 5R/2। व्हाट इज द थर्मल कांस्टेंट? तो दुनिया जानती है कि थर्मल कांस्टेंट के लिए CP और CV दोनों दरकार है। तो CV तो है लेकिन CP नहीं है, बट CP कैन बी फाइंड बाय यूजिंग दिस। CP इज इक्वल टू R प्लस CV, जानते हो ना? तो R प्लस 5R/2 इट इज 7R/2। एग्री? पुट करें माय डियर स्टूडेंट, तो 5R/2 और 7R/2 दिस कैंसिल, इट इज उल्टा में हुए लो दक का सिरा बनता, उसका क्वेश्चन गलत है वही। 7R/2 और 5R/2 ये और ये कैंसिल, द आंसर इज 7/5। द करेक्ट ऑप्शन इज 7/5 और करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन है डी। 131 आपके सामने। That's why फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज आर्गन पाइप 15 है। बताओ सेकेंड ओवरटोन एंड थर्ड ओवरटोन क्या होगा? तो पहली बात तो यह है कि कौन सा पाइप है और इसका फंडामेंटल कितना है? 15। आपसे सेकेंड ओवरटोन मांगा है, और यहां बैठा हुआ हर स्टूडेंट इस उम्मीद के साथ में कह सकता हूं कि वो सेकेंड ओवरटोन जानता है कि F3 है, और थर्ड ओवरटोन जानता है कि क्या है? F4। सेकेंड ओवरटोन डज नॉट मीन F2, सेकेंड ओवरटोन मीन F3 और थर्ड ओवरटोन मीन F। ओवरटोन हमेशा द फ्रीक्वेंसी न यौ कमी कजम सेकेंड ओवरटोन तो F3। अगर मैं कहूं कि थर्ड ओवरटोन तो F4, फ्रीक्वेंसी एक ज्यादा ओवरटोन एक कम, तो F3 क्या होता है? देखिए याद इधर था 8 भी, तो यहां होगा, यहां क्या है? 3 है ना, तो यू हैव टू से थर्ड ऑड और साथ में क्या लोगे? F1। और यहाँ 4 है तो इधर लिखोगे फोर्थ आर्ड और साथ में क्या है? F1। उसे उस मारे थर्ड आर्ड से दे 1 3 5 7 9। फर्स्ट आर्ड, सेकेंड आर्ड, थर्ड आर्ड क्या है? तो यहाँ 5 F1 और क्या बनेगा? 75 राजी, हम आतम पता 75 से। और इधर क्या है? F4। तो फोर्थ आर्ड क्या है? 7 F1, ये क्या बनेगा? 105। करेक्ट ऑप्शन आप ढूंढ सकते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 132 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 132 क्या फरमाता है? द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इंडिकेट्स। एक सिस्टम है, वी हैव अ सिस्टम, जानते हो सिस्टम दो तरह का होता है, एक में चेंज इन मोमेंटम 0 होता है, एक में चेंज इन मोमेंटम 0। लेकिन आप जानते हो चेंज इन मोमेंटम 0 तो फोर्स F इज इक्वल टू डेल्टा P/T से कभी आशनाई हुई है? F इज इक्वल टू डेल्टा P/T जानते हो?
तो दुनिया कहती है जैसा चेंज इन मोमेंटम वैसा फोर्स। माय डियर स्टूडेंट, सिस्टम दो है, एक के मोमेंटम में चेंज नहीं आता, एक के मोमेंटम में चेंज आता है। जहां मोमेंटम में चेंज जीरो वहां फोर्स जीरो, और जहां मोमेंटम में चेंज नॉन जीरो तो फोर्स नॉन जीरो। फोर्स जीरो तो द सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड एंड इट इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड को बाग बुक्स में इंटीग्रेटेड भी बोलते हैं, समझ आ गई है। सम टाइम इट इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम एज वेल। तो नॉन आइसोलेटेड या इंटीग्रेटेड, समझ आ गई है। द चेंज इन मोमेंटम इंप्लाइज दैट द सिस्टम इज नॉन आइसोलेटेड। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन 133 फॉर यू। वी आर डीलिंग 133। एक बॉडी है, उस पर 7 न्यूटन लग रहा है नॉर्थ की तरफ और 3 न्यूटन लग रहा है ईस्ट की तरफ। ये 7 न्यूटन नॉर्थ की तरफ और जनाब आला इस पर 3 न्यूटन लग रहा है ईस्ट की तरफ। बताओ कि ये रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? बता सकते हो नेट फोर्स कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम जानते हो ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर दी, तो F इज इक्वल टू अंडर द रूट 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड द आंसर इज अंडर द रूट 58 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसमें करेक्ट ऑप्शन है जनाब आला बी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम नंबर क्वेश्चन हो 134। इस पे आराम आराम से बात करते हैं। 134, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द करेक्ट स्टेटमेंट। सवाई खाना, एक्सेलरेशन क्या है? शाबाश, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन के एक्सेलरेशन क्या है? गौर फरमाइए, ए होता है डेल्टा वी, जानते हो ना, ए डेल्टा वी बाय टी होता है या नहीं? और मेरे लफ्ज के जैसा एक्सेलरेशन वैसी चेंज इन, तो अगर ए कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या है? इसका मतलब है कि बार बार वेलोसिटी में सेम सेम चेंज आ रहा है, लेकिन चेंज तो आ रहा है ना, आ तो रहा है ना। अगर चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 134, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, गलत अदा। वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होगी? जब चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, जीरो हो। समझ आई है? अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म। यहां चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं, कांस्टेंट है, यानी चेंज आ रहा है और बार बार सेम आ रहा है। हुई 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये चीज है। इट इज कॉल्ड कांस्टेंट चेंज। समझ आई? और 10 10 10 10 10 मीन जीरो चेंज। तो जब 10 10 10 की कहानी तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म, 10 20 30 40 50 की कहानी तो वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। ऑप्शन ए गलत है। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन आर सेम। जब भी किसी चीज की वैल्यू कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, तो याद रखना उसकी इंस्टेंटेनियस और उसका एवरेज क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन बराबर होंगे, लेकिन वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस कुछ और होगा और वेलोसिटी का एवरेज कुछ और होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? शाबाश, बता सकते हैं? बी ऑप्शन ठीक है। 135 आपके नाम। 135 सवाई जी जी, आप क्यों नहीं सुन रहे हो? मैंने बता दिया, आराम आराम से बताया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्यों सेम नहीं है? जगह इंस्टेंटेनियस और एवरेज अल इक्वल राजी चिकले योसिस कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड बराबर। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट। यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो उसका इंस्टेंटेनियस कुछ और होगा और उसका एवरेज कुछ और होगा। अच्छा जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसान भी है लेकिन इतने आसान भी नहीं है, बंदा धोखे खाता है इसमें। 135, 136, 135, the rate of change of momentum is 50 for an object mass 7 kg. What is the acceleration? गोरा मास्टर खाना 7 kg दे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसको बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये है, लेकिन ये फोर्स है और ये कितना है? तो एक्सेलरेशन होता है F by m and 56 by 7। द आंसर इज 8 और करेक्ट ऑप्शन होगा बी 136। ए डिफरेंट इंटरवल द स्पीड ऑफ कार गिवन आर। जनाब आला एवरेज स्पीड का एक जीता जागता फार्मूला
V1 T1 plus V2 T2 plus V3 T3 डिवाइड बाय T1 plus T2 plus T3। डेफिनेटली आपको ये फार्मूला जरूर याद हो। एवरेज स्पीड के 5-6 फार्मूले हैं, उनमें से एक ये है और ये क्वेश्चन नीचे पे आया है। आपको मुख्तलिफ स्पीड्स और मुख्तलिफ टाइम दिए हैं, सो इट इज अ साइन। पुट करें शाबाश। 30 इज फॉर कितने सेकेंड? 5 प्लस 40 इज फॉर कितना सेकेंड? 1 प्लस 80 इज फॉर कितना सेकेंड? 4 और टोटल टाइम 5 प्लस 1 प्लस 4, इससे आता है 510 डिवाइड बाय 10। समझ आई है? तो द करेक्ट आंसर इज 51 और करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है। सी ठीक है। 137 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 137 से फरमाई द परसेंट डिक्रीज इन काइनेटिक। काइनेटिक का परसेंट डिक्रीज क्या होगा? व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज? परसेंट डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आपने बताना है। आपको परसेंट डिक्रीज इन काइनेटिक बताना है। गिवन है 51% है और परसेंट डिक्रीज इन मोमेंटम हमें बताना है। याद रखिए ये क्वेश्चन इसलिए दिया, मुझे काफी टेक्स्ट बच्चों ने भी किया था। सर द मोमेंटम इच गिवन राकड़ी नो काइनेटिक मालूम होल खुश आसान दा अगर शॉर्ट फॉर्म के पुट को जब मोमेंटम मालूम करना हो तो क्या करोगे? तो इसका बेहतरीन तरीका है कि एक एक ऑप्शन पुट करो, एक एक ऑप्शन पुट करो। जिस ऑप्शन से लेफ्ट और राइट बराबर आते हैं वही ऑप्शन ठीक है। किस चीज में पुट करो? तो परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज डबल ऑफ परसेंट चेंज इन मोमेंटम, और डिक्रीज है ये क्वेश्चन किसका है? तो माइनस और फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर। इट इज द सिंपल शॉर्ट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन लाइक दिस। अगर आपको मोमेंटम गिवन होता तो इधर पुट करो, काइनेटिक मालूम करो, लेकिन यहां काइनेटिक का हमें दिया है कितना है? 51%। अब इसको कभी सिंप्लीफाई मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा और डेटा में आपकी कैलकुलेशन में आपसे गलती होगी। द सिंपलेस्ट आंसर इज टेक्निक इज ऑप्शन ए, बी, सी और डी। एक एक ऑप्शन उठाकर पुट करो, जिससे लेफ्ट और राइट बैलेंस वही ठीक है। यानी पहले ऑप्शन में क्या है? 30%, दूसरे में क्या है? 20%, तीसरे में क्या है? 10 और चौथे में नॉन। अब देखिए मैं इस 10 को ट्राई करता हूं। 10 इधर पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और माइनस इसका पहला डिजिट क्या है? तो -1 स्क्वायर। देखो इससे राइट साइड पे क्या आता है? इससे 2 10s आर 20, 20 -1 तो इससे 19%। क्या 19 और 51 बराबर है? इट मीन के ये ऑप्शन गलत। समझ आ गई है? अगर मोमेंटम मालूम करना हो तो इस तरह एक एक ऑप्शन पुट करो। इट इज द बेस्ट एंड इजी वे टू फाइंड। फिर आप अब 30 इस्तेमाल कर रहा हूं, आप ए से लेकर डी तक एक एक करें। मैं तो ये गलत देर बता, ये ठीक है 30। अब देखो 2 की जगह 2 और इस ऑप्शन की चेकिंग कर रहा हूं तो परसेंट की जगह मैंने कितना ले लिया? 30 और 30 का फर्स्ट डिजिट क्या है? तो 3 स्क्वायर। देखो इससे क्या बनता है? 2 30s आर 60% -9 द आंसर इज। तो लेफ्ट और राइट बराबर आए, इट मीन के परसेंट चेंज इन मोमेंटम यहां कितना है? 30%। समझ आ गई है? अगर ये डिक्रीज के बजाय इंक्रीज का क्वेश्चन हो तो सिर्फ यहां माइनस के बजाय क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे। 138 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 138 क्या फरमाता है? द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई थिंक आप बचपन से जानते हो, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट गिव्स यू व्हाट? एक्सेलरेशन। कम ऑप्शन टिक दे। सी ठीक है। 139 जी फरमाएं पूछ लें, आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। सिर्फ ये रहम करें कि मुझे ये ना बताएं सर अगर टॉपिक में ये ऐसा होगा तो क्या हो, वो टॉपिक की तरफ ना लेके जाएं। सामने क्वेश्चन में आप 2 बार क्वेश्चन पूछे, यू आर अलाउड, डजंट मैटर। एनी कंफ्यूजन? ठीक है आगे बढ़ते हैं। 139 डियर स्टूडेंट्स, 139 a body moving with 10 meter per second after 20 second its velocity become 90, what will be the acceleration? लफ्जों के घेराव है, नथिंग एल्स। सिंपल बचपन का क्वेश्चन है। A is VF minus VI डिवाइड बाय C। सिर्फ लफ्जों में उलझाया है, यकीन नहीं आता इंसान को कि इतना आसान क्वेश्चन भी सामने आ सकता है। तो VF कितना है? 90 और ये कितना है? 10 और टाइम कितना है? 20। द आंसर इज 4 आंसर है और ऑप्शन तिख्फलो हो रही। 140 माय डियर स्टूडेंट, 140 क्या है? एक टनल है। अगर हम ये जमीन है जनाब आला, ये आपकी हमारी जमीन, हमने इसके अंदर एक टनल खोदा, एलॉन्ग द डायमीटर ये सेंटर है, और यहां हमने एक बॉडी को रिलीज किया।
जब ये बॉडी सेंटर पर जाएगी तो यहां इसकी जो टोटल एनर्जी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? शाबाश, सोच लें। टोटल एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो कांस्टेंट तो होगी। इट मीन के टोटल एनर्जी सिर्फ अपना फॉर्म बदलता है, बाकी इसकी वैल्यू में कमी बेशी याद रखना। सेंटर पर आसान लॉजिक इस्तेमाल करो ना। सेंटर पर ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी जीरो हो जाती है, और जहां ग्रेविटी जीरो वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। मैं नहीं कह रहा, वेट, ग्रेविटी वेट है, आप सब जानते हैं पोटेंशियल होता है mgh, और m और g किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वेट। तो जहां वेट जीरो वहां पोटेंशियल, मेरी बात समझ गए हो? तो सेंटर पर वेट जीरो तो पोटेंशियल जीरो, लिहाजा जो सारी की सारी टोटल एनर्जी होगी वो किस हालत में आएगी? वो काइनेटिक में होगी। और ये बॉडी यहां मैक्सिमम स्पीड के साथ क्यों जाती है? क्योंकि ये एक एक्सट्रीम का काम करेगा, ये दूसरे एक्सट्रीम का काम, और ये मीन का काम करेगा, और ये बॉडी ऑसिलेटर बन जाएगी। कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर आएगी, कभी नीचे जाएगी, कभी, और मीन से गुजरते हुए मैक्सिमम स्पीड मीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मीन टोटल एनर्जी किस फॉर्म में होगी? होली काइनेटिक एनर्जी, होली काइनेटिक एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 140 इज 140 की राजी रूरिया बी राजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 141। We have to deal question number 141. पे बात करेंगे। आसान दे कगरान दे। अच्छा, देखते हैं 141। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद v इज r। अगर वेलोसिटी v है तो रेंज r है, अगर वेलोसिटी 2v हो गई तो रेंज क्या होगा? यकीन करें आप भी जो आपके जूनियर्स हैं क्लास 7, 8 और 9 में, वो भी ये फार्मूले इतने सुन चुके होंगे हर घर में हर जगह कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, जानते हो ना। लिहाजा अगर हम इसे डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? इट मीन द रेंज विल बी 4r, द रेंज विल बी 4r। और करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी है 142। 142 क्या फरमाता है? मास एंड वेलोसिटी आर इंक्रीज बाय 100%। जनाब आला, मास को भी आपने 100% इंक्रीज कर दिया और वेलोसिटी को भी आपने 100% इंक्रीज कर दिया। तो जल्दी बताएं 100% इंक्रीज, इट मीन कि हमने मास मोहतरम को क्या किया? हमने वेलोसिटी मोहतरम को भी क्या किया? मजे की बात यह है कि हमसे जो मांग रहे हैं वो कुछ और है, वो है परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये मांग रहे हैं ना। तो मुझसे कहें सर हम परसेंट का तरीका जानते हैं, 1-2 संडे पहले भी बताया था आपको। परसेंट चेंज किसी भी चीज का हो, याद रखना दैट इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। समझ आई है? तो बस फाइनल और इनिशियल काइनेटिक मालूम करो, इसमें पुट करो, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। ऐसे देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। मैं इसको E कह देता हूं। क्या कह देता हूं? आप A कहो, B कहो, C कहो, जो चाहो कहो, तो आपकी मर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mv स्क्वायर, मैंने E कहा। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी में आप गौर फरमाएं, हाफ अपनी जगह पर, मास क्या हो चुका है? डबल, वेलोसिटी क्या हो चुकी है? डबल। देखो इससे क्या बनता है? 2 का स्क्वायर और 4 2s आर, तो ये बन जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 1/2 mv स्क्वायर। तस यकीन की तस के बस समा शुमानो समदासी सोच वकई सर द 8 और 2 कैंसिल केवल है ना। तो नहीं, मैं आपकी बात तो नहीं कर रहा, जो नो कह रहे हैं मैंने आपकी बात कहां की? आप में कुछ बच्चे होंगे ऐसे, एक आध ऐसा होगा जो ये सोचेगा जब मैं इस 2 को कैंसिल करूं तो फिर तो काइनेटिक एनर्जी ही खत्म हो गई। ये 1/2 कैंसिल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे काइनेटिक को काइनेटिक रखना है। समझ आई है ना? सो ये 8 अलहदा है और ये 1/2 mv स्क्वायर को आपने क्या कहा है? तो 8 की जगह 8 और हाफ mv स्क्वायर की जगह 8 मीन के इनिशियल काइनेटिक E है और फाइनल काइनेटिक क्या है? 8E है। आप समझदार है, समझ गए? तो अब फाइनल की जगह मैं लिखूंगा 8E माइनस E डिवाइड बाय E मल्टीप्लाई बाय 100 and it is 7E by E multiplied by 100 and the answer is 700%. The correct option is
सी ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, आपके नाम क्वेश्चन सवाई। ये फरमाता है कि एक स्टोन है, एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, 4 मीटर का रेडियस है, काइनेटिक एनर्जी 8 जॉल है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? डू यू नो द रिलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज द रिलेशन? शाबाश। सेंट्रीपिटल फोर्स इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय आर। समझ आई है? ये फार्मूला है। कैसे आता है ये भी जान लो, आसान है। सेंट्रीपिटल फोर्स जानते हो mv² ओवर आर है, डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड बाय 2। तो देखो 2 पे डिवाइड और 2 पे डिवाइड, समझ आई? तो सेंट्रीपिटल फोर्स और 1/2 mv² को क्या कह सकता हूं? तो इट इज काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय आर, और ये 2 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? समझ आई है? सिर्फ द सेंट्रीपिटल मेन फार्मूला पर 2 डिवाइड का खाना नूर सिजुना को अपोज आपको काइनेटिक मिल जाएगा। अच्छी बात है, याद करो कि सेंट्रीपिटल और काइनेटिक का ये रिलेशन है। सेंट्रीपिटल फोर्स 2, काइनेटिक कितनी है? 8, और रेडियस कितना है? 4 और ये कैंसिल तो 2 एंड द आंसर इज 4 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन ठीक है? 4 न्यूटन, और सी ऑप्शन ठीक है अगर आप सही कह रहे हैं तो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, और 144 हमारे साथ क्या खेल रहा है? कहता है एक इलेक्ट्रिक फैन स्टार्ट मीन की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 0। शाबाश, ऐसे बोले। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? तो दुनिया जानती है एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय सी। इनिशियल 0 है, खत्म, और फाइनल जो है कितनी है? 3 रिवॉल्यूशन है, और पर सेकेंड है, और डिवाइड बाय टाइम कितना है? 18 सेकेंड। अब जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। शाबाश। 3 रिवॉल्यूशन को हटाते हो तो क्या लगाते हो? 2 पाई लगाते हो, और 18 अपनी जगह पर, 3 2s आर, और 6 ऊपर है 18 नीचे, तो 8 will turn to पाई बाय 3। कम ऑप्शन ठीक है? ए ऑप्शन ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 आपके लिए। 145 क्या कहता है? एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड फॉर एग्जैक्ट 4 PM। एग्जैक्ट 4 बजे दिखाना तासो वाई थी दवालो मंथ के बाद एंगल से ही, ये मिनट हैंड है और ये एग्जैक्ट 4 पे है। व्हाट इज द एंगल? तो इसका आसान तरीका, 12 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद, और हर इंटरवल 5/6 होता है। क्या होता है? अच्छा है आपने 30 कहा, बहुत अच्छा कहा। ऑप्शन में बांधिए नजर अच्छा वही समझ आई है। एक बार ऑप्शंस को देखा करें, अगर ऑप्शन डिग्रीज में है तो हर पार्ट 30 डिग्री काउंट करें, लेकिन ऑप्शन पाई में है ना, तो पाई/6 हर पार्ट कितना है? दाइयो पार्ट तुमरा देखाना पाई/6, तो एक पाई/6, दूसरा पाई/6, तीसरा पाई/6, और so the total angle is 4 times of पाई/6, यानी it is पाई/3, 2 पाई/3, 2 पाई/3। समझ आ गई है? और करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बीटा 10 दिन। हाँ बी याद है, 2 पाई/3 सही है। तो जनाब ऑप्शन बी सही है। और 146 पे बात करूंगा। 146 सवाई खाना ये फरमाता है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट्स हैंड ऑफ ए क्लॉक हैविंग लेंथ 0.5 मीटर। द लेंथ ऑफ क्लॉक ने हैंड ऑफ क्लॉक, ये वैसे ही दो के हैं, परेब है, समझ आई है? लेंथ ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक 1 मीटर हो 2 मीटर हो, इट डजंट मैटर, बिकॉज एंगुलर स्पीड का फार्मूला है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तासो गोरी माता देखो गोरी खाना, ये 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और मिनट हैंड का टाइम पीरियड भी कांस्टेंट होता है। का द गणेशन दुमरा वड़ई गोरे दे मार्कर तगोरे कदा गणेशन दुमरा वड़ई कना अगहुम यो चक्कर पर 60 मिनट की लगई, और कदा गणेशन जमादी फुल लासुम रही नो अगवम यो चक्कर 60 मिनट की। समझ आई है? तो घड़ी की सुई छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड रिमेन्स सेम। नो द लेंथ ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफ्यूजन है। करेक्ट आंसर है 2 पाई मीन 3.142, और टाइम पीरियड हमारे पास है 60 मिनट्स। को मिनट्स पजे बेनेली की सकी बेली के खाना सेकंड में 3600 सेकंड। उस्तासो की चिकम वाला कम माशुमान ठीक है ना, चिकम वाला कम माशुमान दा सोच के सरदा बसो कैलकुलेट कई नागत दा अर्ज दे सिदा डेर दा अफसोस खबर दा तासोसम द दे कैलकुलेशन पे इंतजार। ये समझ आई है? ये वेल डिफाइंड चीजें हैं, ये आप याद रखोगे। नो दा उस चिलारसी कैलकुलेटर सरे कैलकुलेट के खखुल सहर गरमा माखा में याद हुई
और यूजुअली वाई 1.70 1.7 जी, ये याद रखें। घड़ी की कितनी सुइयां हैं? 3। मिनट, सेकेंड, हैंड, इनकी 6-7 चीजें याद रखें। इनकी वेलोसिटी याद रखें, एंगुलर वेलोसिटी, इनका टाइम पीरियड याद रखें, इनका एंगुलर एक्सेलरेशन याद रखें। समझ आई है ना? टाइम पीरियड, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी, ये 3 चीजें, 7-8 वैल्यू है। द आंसर इज 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻, 1.7 राजी का नाम, इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई वहां बैठकर ये कैलकुलेशन करेगा तो उससे ना करो तो अच्छा है, और अक्कल बक्कल बम्बे बोर्ड से सिलेक्शन करो, क्योंकि यकीन करें सिर्फ एक क्वेश्चन में नुकसान होगा। और दा कैलकुलेशन जितना तो पलास हो गई का ना, 5 मिनट आपके लगेंगे तो आपके 4-5 क्वेश्चन बर्बाद होंगे। तो खुदा खुशहाल चिदायु मिट्टी को सलूर 15 मिनट और पिजान सवा कई। तो ये वेल डिफाइंड वैल्यूज है, यू हैव टू मेमोराइज देम, आपने इसको याद रखना है। समझ आई है? आगे बढ़ते हैं। 147, शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। 147 प्लीज। 147 सवाई, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स व्हेन फ्रीक्वेंसी इज दिस वन एंड स्पीड इज दिस वन। अवल खुब वेवलेंथ मालूम को, आप जानते हैं वेवलेंथ होता है V/S, तो जनाब आला स्पीड है 330 और फ्रीक्वेंसी है 165, तो वेवलेंथ कितना बनता है? और आप जानते हैं कि दो नोड्स के दरमियान फासला मांग रहे हैं, और नोड्स के दरमियान फासला λ/, तो आप कहें सर नोड से नोड इज λ/2 विच इज इक्वल टू 2/2 एंड द आंसर इज 1 मीटर। 1 मीटर टिक दे, कम जवाब टिक दे, बी सही है, ठीक है। 148 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 148 से फरमाई, वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रॉम एरोप्लेन। अभिनंदन का एरोप्लेन अननोन सिमत पे जा रहा है, और आपने रेडार, पेशावर एयरपोर्ट से रेडार से वेव्स निकले, रेडियो रेज निकले, और वापस रेडार पर रिसीव हुए, तो पता चला कि वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ डिक्रीज हो चुका है, वेवलेंथ डिक्रीज हो चुका है। तो अगर वेवलेंथ डिक्रीज है तो फ्रीक्वेंसी, और द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी मीन के गैप कम हो रहा है, और गैप कम हो रहा है, इट मीन के दैट एरोप्लेन इज कमिंग टूवर्ड्स, क्या हो रहा है? टूवर्ड्स। तो आप ऐसे फरमाएंगे, कहे सर वेवलेंथ डिक्रीज इंप्लाइज दैट फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज इट मीन के गैप, और गैप डिक्रीज मीन के जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ आ रहा है? टूवर्ड्स आ रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 149 आप लोगों के नाम। 149 दावाई एक गैलेक्सी है, आप जमीन पे खड़े होकर एक गैलेक्सी को देख रहे हो, और उसका कलर अचानक रेड से ऑरेंज हो गया, तो बताओ कि जमीन और गैलेक्सी के दरमियान गैप कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? नुतासुबवाई कि सर द शिफ्ट इज, जरा गौर फरमाए, शिफ्ट ऐसा आया है कि रेड से ऑरेंज बना है। स्पेलिंग संग मुझे आता है, चुप करें। रेड और ऑरेंज, आप जानते हैं कि रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम, और ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऑरेंज की, इट मीन के वंस अगेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द गैप मस्ट डिक्रीज। शाबाश, आप समझ गए हैं। और 149 आपके लिए क्वेश्चन होगा ऑप्शन सी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 के बाद 150। अच्छा 150 को देखे प्लीज। 150 ये फरमाता है, what is the frequency of standing waves in a closed organ pipe if P is 300 and the gap between the ends is 10 meter? gap between ends का मतलब जानते हो? लेंथ, तो लेंथ कितना है? 10 मीटर, और स्पीड कितना है? 300, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फार्मूला जानते हो? V/4L, तो 300 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कैंसल, और द आंसर इज राउंड अबाउट 7.5। करेक्ट ऑप्शन इज ए। 151 फरमाता है, कौन से वेव्स है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती? तो दे आर प्रोग्रेसिव वेव। स्टैंडिंग वेव ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। जी जी समझ आई है।
152 पे बात करते हैं। A string in second resonance, second resonance का मतलब दे 2 loops, कितने लूप? 2 loops, शाबाश। A string in second resonance having length 5 meter, ठीक था। What is the frequency if wave speed is this one? My dear students, wave speed आपको मिला है 20 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है गिवन है या नहीं, फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है। बताओ कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। जबकि लेंथ आपको मिला है 5 मीटर, लेकिन सेकेंड रेजोनेंस मीन के उसमें कितने लूप्स हैं? तो आप जानते हैं कि सर फ्रीक्वेंसी तो तब मालूम होगी जब वी भी है और लेमडा भी हो। वी तो हमें गिवन है लेकिन लेमडा नहीं है। मैं कहूंगा लेमडा के लिए आपको लेंथ दिया है। जब 2 लूप्स हो तो आप जानते हैं कि वो लेंथ होता है 2l डिवाइड बाय, जानते हो ना, कि यो लूप वी नो 2l बाय 1, 3 लूप्स हो तो 2l बाय 3, 4 लूप्स हो तो 2l बाय 4। कितने लूप्स हैं? मुझे क्या पता 2 लूप्स है, इन्होंने सेकेंड रेजोनेंस कहा है तो सेकेंड रेजोनेंस मीन 2 लूप्स, इसलिए 2l बाय 2। हमें क्या चाहिए? वो लेंथ ही तो चाहिए, तो 2 2 कैंसिल, जितना लेंथ उतना वो लेंथ, और लेंथ कितना है? 5। पुट करें शाबाश। फ्रीक्वेंसी इज 20 बाय 5 एंड द आंसर इज 4 हर्ट्ज, व्हाइल द ऑप्शन इज ए ऑप्शन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। 153 सवाई ये फरमाता है कि इफ 2 वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज आप इसमें सुपर इम्पोज हो गए और स्टैंडिंग वेव्स बना दिए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज, लिहाजा फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज थी और 100 हर्ट्ज रहेगी। 154 जी जी फरमाएं प्लीज, कंफ्यूजन दूर करें, हाथ उठाएं जिसको मसला है प्लीज। ये 152 या 153 कहा कि 2 वेव्स उनकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, वो आपस में सुपर इम्पोज हो गए, स्टैंडिंग वेव्स बना दिए, तो स्टैंडिंग वेव्स बनने के बाद फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो याद रखें कि जिन फ्रीक्वेंसी से वेव्स इंटरफेरेंस करते हैं, इंटरफेरेंस के बाद भी उनकी फ्रीक्वेंसी वही रहती है। द प्रोसेस ऑफ इंटरफेरेंस डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो तो ऑब्टेन्ड वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी 100 हर्ट्ज होगी। अब अगर आप कहोगे सर ये कैसे होगी, तो दैट इज अगेन यू आर वायलेटिंग द रूल। समझ गए हो? जी 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 जी। Amplitude is something else and frequency is some. What is the relation between frequency and amplitude? You have to answer. There is no relation between frequency. सबूत दे सकते हो? इधर इस तट के साथ एक वायर लगा दो, मेरे जाने के बाद बेशक कर दें, और ये मारकर इसके साथ लगा दे, पेंडुलम बना दे, और फिर आप इसको थोड़ा सा खींच कर रिलीज करें और 1 सेकंड में आप देखोगे, फर्स्ट करो 2 वाइब्रेशन, फिर इसको ज्यादा खींच कर रिलीज करो, फिर आप देखोगे कि 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन। तरसोच स्ट्रक्चर नी चेंज करी कना तो एम्पलीट्यूड कमा वही होकर जाता, वही फ्रीक्वेंसी बताओ सर हो राजी। इट इज द प्रूफ दैट देयर इज नो रिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। समझ आइए? फ्रीक्वेंसी इज समथिंग एल्स एंड एम्पलीट्यूड इज समथिंग एल्स। एम्पलीट्यूड और एनर्जी और इंटेंसिटी रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड रिलेटेड है, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये तीनों आपस में रिलेटेड है, और इन तीनों का एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। दे आर द इंट्रिंसिक बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर। उस दिन आपस में ब्याह जहन तबला खबर है, ब्याह बागा को आगे आपस में ब्याह खबर है तो खदारा चिमक के लाउट। अच्छा 153 प्लीज। 154 अ स्ट्रिंग 100 मीटर वाइब्रेट्स इन 10 लूप्स। मुझे बताएं जनाब आला, 10 लूप्स हैं, 10 लूप्स 100 मीटर के हैं, तो बताओ वेवलेंथ कितना होगा? सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि वेवलेंथ 2 लूप्स को कहते हैं। कितने लूप्स को कहते हैं? जब 2 लूप्स कंप्लीट हो जाए तो इट इज 1 वेवलेंथ। क्यों? देख ले, मैं ड्रा कर लेता हूं, हर्ज क्या है। ये कितने लूप्स में बना रहा हूं? मैंने 3 बनाए, जरा गौर से देखें, मैं इसको फिल कर रहा हूं प्लीज। ये जो मैंने फिल किया ये 1 वेवलेंथ है या नहीं है? क्योंकि 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ, लेकिन कितने लूप्स ने इसको पूरा किया? तो वेवलेंथ ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय 2 लूप। समझ आई है? तो 2 लूप्स को हम 1 वेवलेंथ कह सकते हैं। अगर 10 लूप्स 100 मीटर है तो क्या मैं 10 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लूप्स? मुझे जवाब देना शाबाश। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूं ना? अब जनाब आला ये 5 उस तरफ ले जाओ तो 2 लूप्स इज इक्वल टू 5 इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा?
लेकिन 2 लूप्स इज कॉल्ड वेवलेंथ, द 2 लूप्स इज कॉल्ड, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा, वेवलेंथ विल बी इक्वल टू 20 मीटर, 20 मीटर का वेवलेंथ आ जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन है 154 में बी ऑप्शन, ठीक दिखाना। 155 आपके लिए, 155 सवाई, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है, ax is always 0 in projectile, क्यों, because there is no force along x axis, x axis पर कोई फोर्स नहीं होता। 156 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 156 क्या है, द करेक्ट वैल्यूज ऑफ vx, vy एंड a फॉर प्रोजेक्टाइल आर, व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाई, व्हाट्स द रीजन, अक्सर वाला सऊ की, शाबाश, vx, vy और a, जल्दी बताओ, ज्यादातर बच्चे दो का कहा जाते हैं, अगुई पर प्रोजेक्टाइल बांधे पर समेट बांधे, दुमरा क्वेश्चन निकली का ना, जहन हुई का हर क्वेश्चन समेट पारा दे, तो यहाँ तो समेट नहीं कहा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं छोटा सा लफ्ज शामिल करूं, एट समेट, मैं यही सेंटेंस लिखूं और आखिर में लिखूं एट समेट, तो एट समेट vx तो उसी तरह कांस्टेंट रहता है, लेकिन vy क्या हो जाता है, और a हमेशा क्या होता है। तो अगर इस स्टेटमेंट में समिट होता तो ये ऑप्शन ठीक था, लेकिन ये ओपन लोकेशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहा है, और शुरू से आखिर तक याद रखना ये कांस्टेंट होता है, ये जी होता है, लेकिन ये शुरू से आखिर तक जीरो नहीं होता, ये स्टार्ट में मैक्सिमम, आखिर में मैक्सिमम और समिट पर जीरो, तो यहां जीरो के बजाय क्या आना चाहिए, समझ आ गई है। अगर इसी क्वेश्चन में समिट होता तो कौन सा ऑप्शन ठीक होता, बी ठीक होता। दे क्वेश्चन के समिट वाले के ऑप्शन बी ठीक है, लेकिन अगर समिट नहीं लिखोगे तो ऑप्शन डी ठीक है, नॉन ठीक है, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए कि vx तो कांस्टेंट है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक्सेलरेशन पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जी है, लेकिन vy पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जीरो नहीं बल्कि वेरिएबल है जो कभी मैक्सिमम होगा और कभी मिनिमम होगा। करेक्ट ऑप्शन है नॉन डी। 157, वेरी गुड, आप डिटेक्ट कर गए। 157, द पेयर ऑफ एंगल्स फॉर विच द रेंजेस ऑफ प्रोजेक्टाइल आर सेम, तो आप जानते हो कि इट इज 75 एंड 15 बिकॉज दोनों का सम क्या है 90। 158 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ फोर्स व्हेन 20 न्यूटन सेकेंड इंपल्स इज प्रोड्यूस्ड इन 2.8 मिलीसेकंड, तो वैल्यू ऑफ फोर्स जानते हो, इट इज डेल्टा पी डिवाइड बाई टी, और डेल्टा पी इंपल्स का दूसरा नाम है, जानते हो ना, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम होता है, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एफ इज इक्वल टू इंपल्स कितना है 20, और टाइम इज 2.8 इंटू 10⁻³ मिली सेकेंड है ना, तो -3 लिखोगे। अब इसको सिंपल सॉल्व कीजिएगा, ये ऊपर जाएगा तो 20 10 का पावर +3, और ये पॉइंट हटा दीजिए तो इधर 28 और ये पॉइंट ऊपर एक 10 बना देगा तो 10 का पावर 4। अब सिंपल कैलकुलेशन है, 10 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 28 एंड द आंसर इज 7142 न्यूटन, यही आंसर ठीक है। हम तक का आंसर है, देखा 0.0 समथिंग आता है, लेकिन दैट कैन बी इग्नोर। Anyhow, it is a simple answer and the correct option is option B. बल क्वेश्चन दिखाना 159, हमारा क्वेश्चन नंबर 159 क्या फरमाता है, the time to summit for a projectile projected with 25 मीटर पर सेकेंड एंगल 30, टाइम टू समिट का फार्मूला दुनिया जानती है, that is v sin theta divided by g, the 25 दिखाना the sin 30 और g आपके पास 10, तो sin 30 1/2 है ना, तो इधर आकर 20 तो 25/20 एंड द आंसर इज 1.25। कम ऑप्शन ठीक दे, बी ही सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, सही है ना। अ 5 kg बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद 12 मीटर पर सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मालूम कर सकते हो। आप कहें सर पोटेंशियल एनर्जी होती है mg और h, अब जल्दी से बताओ, जब आप किसी बॉडी को, और फरमाइए प्लीज, ऊपर फेंकते हो तो हाइट कवर करता है कितने, कौन सा फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी m अपनी जगह पर, g अपनी जगह पर, और वो हाइट जो बॉडी को ऊपर फेंक के कवर हुआ दैट इज v² डिवाइड बाई 2g, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइट इज v² बाय कजदा मार्कर बरउलमा, तो जिस वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2g ये इसका हाइट होगा, समझ आइए।
तो m की जगह m, g की जगह g और हाइट की जगह v स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। तो द आंसर इज मास तुमरा दे मास 5, g की जगह 10, वेलोसिटी कितनी है 12 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 और g की जगह 10, ये 10 और 10 खत्म। अब जनाब आला ये 144 बनेगा तो 5 144 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 और 144 सुमरा जी 72, 72 मल्टीप्लाई बाय 5 360 बनता है। द आंसर इज 360 जॉल। करेक्ट ऑप्शन क्या है 360 जॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। किसका ये आंसर ठीक आया है ऋषा भाई? इसमें मुश्किल क्या है? ठीक है शाबाश, ठीक है गुड। इसमें क्या मुश्किल है? क्या बात है, क्यों किया कर सकते हो? आंसर ठीक है क्या है? सिंपल है, देखो 2 स्टेप में हो गया तो वजह क्या है? एम जी और एच का फार्मूला वी स्क्वायर बाय 2g, बात खत्म। अब समझ गए हो? वेरी गुड, कोई बात नहीं, खैर है, जिससे भी करो आंसर ठीक आना चाहिए। एक ही आंसर आता है, आप ट्राई कीजिएगा। 161 प्लीज, इसको देखे स्पीड पकड़ते हैं थोड़ा। 161 A body of mass 8 kg experiences a force of 12 Newton. For 1 second the impulse is, जानते हो impulse is equal to force multiplied by time, तो 12 multiplied by 1 the answer is 12. 162 क्या है? During standing waves in a string amplitude is 4 centimeter. What is the displacement of node? नुपुयश ये ऊपर जो सेंटेंस लिखा है जस्ट सिर्फ आपको डिविएट कर रहा है, इसका क्या मतलब? स्ट्रिंग और ऑसिलेशन और एम नहीं, बस सिंपल कहो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नोड? इट इज ऑलवेज जीरो बिकॉज नोड इज ऑलवेज एट रेस्ट। नोड जो है वो रेस्ट में होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। 163 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 163 से वाई रुआ, इफ गैप बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नोड इन अ स्ट्रिंग इज 30। दस हो चुकी खा, ये फर्स्ट नोड है और ये सेकेंड नोड है और ये थर्ड। जरा गौर फरमाएं, दो नोड्स के दरमियान फासला होता है लैम्डा बाय, तो ये और ये भी क्या होगा? और आपसे कहा फर्स्ट और कौन सा नोड? फर्स्ट और थर्ड नोड के दरमियान फासला 30 सेंटीमीटर, तो इनडायरेक्टली यही वेवलेंथ है। क्यों? क्योंकि लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2 मिलकर क्या बन जाता है? सो द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नोड इज एक्चुअली वेवलेंथ। समझ आई है? डबल वेवलेंथ है, द फर्स्ट और सेकंड मंथ की वेवलेंथ बाय 2 और सेकंड और थर्ड के दरमियान लैम्डा बाय 2, तो फर्स्ट और थर्ड के दरमियान लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 कितना बनता है? लैम्डा बनता है। तो इट मीन के फर्स्ट और थर्ड का जो गैप है वो दरअसल वेवलेंथ है, तो द गैप इज 30, इट मीन के द वेवलेंथ इज आल्सो 30। करेक्ट ऑप्शन 30 दे, करेक्ट ऑप्शन है 30। ए ठीक है, ए है ना? ए 164 प्लीज, 164 से वही रहा था। The particle of string in standing waves does not perform simple harmonic motion. यो नोट दे चागा oscillation न की, बाकी हर यो पार्टिकल खपल दे की simple harmonic motion कही। 165 What is the velocity of waves in a 5 meter string if 100 hertz resonate it in one loop? देखते हैं वेलोसिटी क्या होगी अगर फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है और लेंथ है 5 मीटर और लूप है, लूप की तादाद कितनी है? 1। कितने लूप है? 1। तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी होती है एफ लैम्डा, लेकिन लैम्डा का फार्मूला होता है 2l डिवाइड बाय नंबर ऑफ लूप, जानते हो? तो 2 की जगह 2 और लेंथ की जगह 5 और लूप की जगह 1, तो वेवलेंथ कितना बनती? 5 10, तो वेलोसिटी बन जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड इट इज 1000 मीटर पर सेकेंड। संगा गुरु खाजल ऑप्शन गोरम यूनिट के पक्के देशी गो तकड़ी 165 योजने गोरम 100 हर्ट्ज ना ना दा वेलोसिटी आदि करना। व्हाट इज द वेलोसिटी है? नान है, नान गलत है, यूनिट गलत है, गलत है। 1000 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। यूनिट में गलती है भाई, मतलब 17 वैल्यू का वैल्यू सरा यूनिट नवी, यू हैव टू चूज द वैल्यू, यू हैव टू। और मैंने इधर से आपको एक एग्जांपल भी दिया था, मैंने कहा था, इससे बिल्कुल याद है ना मुझे, 2-3 संडे पहले मैंने कहा मेरे हाथ में क्या है, तो 2 मार्कर्स, मार्कर्स कहना लाजमी है, लेकिन अगर मैं कहूं मेरे हाथ में कितने मार्कर्स हैं तो सिर्फ 2 कहना, मार्कर ना भी कहो तो कोई फर्क
तो जब आप एक क्वेश्चन बनाते हो, कोई चीज आपसे मांग रहा हूं, तो मैं सिर्फ वैल्यू दे दूं, इट मीन के यूनिट उसी का है जो हम डिस्कस करें। तो वैल्यू करेक्ट हो और यूनिट ना हो, यू हैव टू चूज द वैल्यू। लेकिन यूनिट गलत लिखा हो तो ये नारवा है, समझ आई है ना? गलत यूनिट को आप ऑप्ट नहीं कर सकते। सो वी हैव टू प्रेफर द करेक्ट ऑप्शन इज नॉन। डी ठीक है जनाब, हर्ट गलत है। अच्छा जनाब आला, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, 166, 166 मुख्तसर हुआ। अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टार्क क्या होता है? और जहां टार्क जीरो वहां एंगुलर एक्सेलरेशन, और दुनिया जानती है ए इज इक्वल टू आर एल्फा, जहां एल्फा जीरो वहां ए टी बी जीरो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टार्क का, एल्फा का और टेंजेंशियल तीनों की वैल्यू क्या होगी? 0 0 0। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी 167। 167 फरमाता है रेसुता सो कोई चीज हमारा खबर है यूनिट गलत है और गलत यूनिट मुंगनु स्वाप कवले। अगर यूनिट ना होता तो वैल्यू आप कर सकते हो, डजंट मैटर, नॉन से प्रेफरेबल है। 167 जनाब, द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर पी। ये तो बहुत सादा क्वेश्चन है, इसका वेक्टोरियल फॉर्म क्या है? कल याद साथ ही, जब भी एंगुलर क्वांटिटी हो लेफ्ट साइड पे तो आर हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होगा, अगर लेफ्ट पे लीनियर क्वांटिटी हो तो आर हमेशा सेकंड पोजीशन पे होगा। यानी अगर मैं कहूं v इज इक्वल टू, आप जानते हो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसका वेक्टोरियल फॉर्म क्या है? तो ये लीनियर है, ये क्या है? तो याद रखना आर विल बी इन सेकंड पोजीशन, तो इसका करेक्ट फॉर्म है ओमेगा क्रॉस आर, समझ आई है? और ये एंगुलर है तो इसमें आर का पहला पोजीशन होगा। तो L इज इक्वल टू आर पी, सादा सा क्वेश्चन, यही ठीक है। लेकिन अगर वेक्टोरियल फॉर्म पूछे तो करेक्ट ऑप्शन होगा आर क्रॉस वाई नॉट पी क्रॉस आर। शॉर्ट फॉर्म है कि लेफ्ट साइड पे एंगुलर हो तो आर विल लाई एट द फर्स्ट लोकेशन, और अगर लेफ्ट साइड पे लीनियर हो तो आर विल लाई एट द सेकंड लोकेशन। शाबाश। 168 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वी आर ऑन द वर्स्ट टू कंप्लीट। आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो उम्मीद लारम चिताव सपतरा A is equal to minus omega square r, यही ठीक है, समझ आ गई है? Why this minus is correct? Because centripetal acceleration is towards center and radius vector is towards boundary. तो अपोजिट है, लिहाजा इसके साथ वेक्टोरियल फॉर्म में क्या आता है? माइनस आता है। बाकी ये ठीक है, बाकी फार्मूले गलत है, ऑप्शन ए ही सही है। 169 जनाब, इलेक्ट्रिक मोटर है, 400 रिवॉल्यूशन पर मीटर से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो एंगुलर वेलोसिटी है 400 और रिवॉल्यूशन की जगह 2 पाए, और पर मिनट की जगह 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स की जगह 60 इंटू 60 सेकेंड। यहाँ 60 मिनट्स होंगे तो मिनट की जगह मैंने 60 सेकेंड लिखा। अब इसको सॉल्व करें, क्या आता है? पर मिनट आता है ना गुरु, ये खास इस तरह जी, 0 और 0 0 और 0 कैंसल, तो क्या आता है? आई डोंट नो। 4 2s are 8 मल्टीप्लाई बाय 3 ऑप्शनों की पाइश था ना खुजुल हमने 3.142 और 6 6 क्या आता है? 12। यो मिनट यो जली ब्याओ गोरमा जी, चार 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 400 रिवॉल्यूशन को हटाकर 2 पाए और रेडियन, और पर मिनट मीन नीचे मिनट है, तो 1 मिनट है तो 60 सेकेंड है। तो ये किसने 2 बार 60 लिखा है? आपने बताया है ना? अच्छा बताए, आपने बताया तो मैंने लिखा है। अब तो कर सकते हो ना, आसान हो गया। देखो छोटी छोटी गलतियां करते हो फिर कहते हो गलत हो गया। तो ये जनाब 0 0 कैंसल, और 40 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 83.142, 142 डिवाइड बाय 6। देखो मैं आपकी जगह होता ऐसे सॉल्व करता। यहाँ क्या है? 3, और 3 1s are 3 और 3 2s are, तो बेशक ये 2 कंप्लीट नहीं आता, बट मैं इसे आंसर लूंगा, और 2 1s are 2 एंड इट इज 40, तो मेरा आंसर 40 के करीब होगा। वो आंसर ठीक हो जो 40 के, एंड द आंसर इज 240 के करीब है। वो भी चेक कर लेता हूं, खैर है, मुझे क्लू मिल जाएगा। 169 जी जी जी, तासो पोए शोई जस तासो खबर है ना पोएगम तासो डेरी जका जी
सिर्फ दापशनी गोरम व्यवस्थित सत्तावाया बच्ची को आए जो आप कहोगे ठीक होगा। 169 141.9 एंड 40.8 ये रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन गलत है। देखो रिवॉल्यूशन गलत है, हमने तो रिवॉल्यूशन को रेडियन में बदल दिया ना, तो करेक्ट ऑप्शन इज 41.9 रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ए। जी जनाब, जी जी ना राजन दीपक क्या तो ये तो 40 नहीं आ रहा है, ये 41 ही आ रहा है। दाखोमा 3.142 से मैंने 2 लिया है, मैंने 0.142 इग्नोर किया है। आप करें इंशाल्लाह वो ज्यादा आएगा, उसी तरह आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा आपको। अच्छा जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन 169 हमने सॉल्व किया, बस है खत्म सुखा या सो क्वेश्चन ही दी लगता बरो कहीं 169 हो गया। 170 वाह क्या बात है, 170 ये फिगर ही अच्छा लगता है। ड्यूरिंग क्लॉकवाइज रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे डिपेंड नहीं करता। इसका डायरेक्शन ये कौन सा वेक्टर है? एक्सियल, तो इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। शाबाश 171 डियर स्टूडेंट। 171 फरमाता है क्या, उसको देख लीजिए। 171 फरमाता है सुशो a machine can lift this much kg in 10 seconds to a height of 5 meter. What is the power in kilowatt? तो आप जानते हैं कि पावर होता है mgh डिवाइड बाय t। एक सेकेंड इधर देखिए प्लीज, mgh बाय टाइम से जो आंसर आएगा उसके साथ क्या होगा? वाट। देखो क्या कैलकुलेटा हूं, पावर इज इक्वल टू मास कितना है 1000, जी की जगह 10, हाइट की जगह 5 और टाइम कितना है 10 और 10 कैंसिल और वाट अपनी जगह पे। देखो पावर इज इक्वल टू 5 की जगह और 1000 को मैं क्या कह देता हूं तो किलोवाट। मेरी बात समझ गए हैं? सो द आंसर इज 5 किलोवाट। गुड, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन ठीक है। 172 फॉर यू। आवाज राजी? अच्छा 172 प्लीज। फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स, अगर पोजीशन एक्स हो तो पोटेंशियल एनर्जी यू है, तो आप बताओ कि 2x पर और x/2 पर ये क्या होगी? तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली टू स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लिहाजा जब ये डबल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा और इधर 4u, लेकिन जब ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये खुद 4 पे डिवाइड, तो ये u/4। तो पहला ऑप्शन 4u और दूसरा ऑप्शन u/4। करेक्ट ऑप्शन डी है। डी ठीक है ना? ओके 173 माय डियर स्टूडेंट, 173 रहा तो सवाई वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पोटेंशियल एनर्जी। देखो एक वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन, एक पोटेंशियल एनर्जी, और किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं? एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम पे ऑसिलेटर रुकता है या नहीं रुकता? रुकता है। रुकने का मतलब है कि वेलोसिटी क्या हो जाती है? अच्छा एक्सट्रीम का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम या मिनिमम? एक्सट्रीम का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट रिलेशन, तो एक्सेलरेशन भी जब एक्सट्रीम पर ऑसिलेटर रुक गया तो वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो काइनेटिक क्या हो गई? और जब काइनेटिक मिनिमम हो जाती है तो पोटेंशियल, मेरी बात समझ गए? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो करेक्ट ऑप्शन मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। करेक्ट ऑप्शन है मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। सब ये हाँ डी सही देखाना। 174 डियर स्टूडेंट। That's why potential energy of a 2 kg object 1000 joule. What is the height from Earth surface? तो आप कहे पोटेंशियल एनर्जी जो है 1000 जॉउल है और मैं लिखूंगा mgh 1000, मानते हैं? तो h इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय mg और 1000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कैंसल 50। करेक्ट आंसर क्या आता है? 50 मीटर आता है। तो सी बिल्कुल सही है। 175 आपके लिए। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 20। विवा द टाइम टेकन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम। टाइम पीरियड पे नहीं करना, वहां से ऑसिलेटर गया, वहां उस दीवार से, वहां से यहां गया, पलट कर गया,
इट इज टाइम पीरियड और ये 20 सेकेंड है, तो वहां से वहां तक कितना लेगा, हाफ लेगा। एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम इज हाफ ऑफ टाइम पीरियड, लिहाजा इट इज हाफ ऑफ टाइम पीरियड मीन इट इज 10 सेकेंड। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट 176 मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सारे ठीक है। व्हाई द नेगेटिव साइन इज देयर, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, इसमें ऑल ऑफ दिस करेक्ट है।